So, hello friend and welcome to our nursing channel Nursing Guru, a comprehensive coach for all competitive nursing officer examinations. तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है इन्फ्लेमेशन एंड वुंड हीलिंग. माई सेल्फ मिस्टर नागेश एंड वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग गुरु. तो चलो स्टार्ट करते हैं. क्या है इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन एक लोकलाइज रिएक्शन है. किस लिए? टू न्यूट्रलाइज, कंट्रोल और इलिमिनेट द ऑफेंडिंग एजेंट टू प्रिपेयर द साइट फॉर रिपेयर. तो इन्फ्लेमेशन ऐसे है कि भाई किसी को कुछ थोड़ा सा लग गया तो लग तो गया तो हमारी ये बॉडी की सेल्फ डिफेंस है. इन्फ्लेमेशन को हम सेल्फ डिफेंस भी कह सकते हैं. तो जो इंज्योर्ड साइट है वहां पे हमारी बॉडी उसको फाइट करने के लिए ट्राई करेगी. तो फाइट तीन प्रकार से कर सकती है. एक तो उसको न्यूट्रलाइज करेंगे. ओके. दूसरा जो एजेंट होगा या जो भी एंटीजेंट होगा उसको इलिमिनेट करेंगे, या कोई बैक्टीरिया या वायरस होगा उसको कंट्रोल करेंगे. तो ये तीन प्रकार से हमारी बॉडी इन्फ्लेमेशन को ट्राई करेगी फाइट करने के लिए. तो अब देखते हैं कि साइंस क्या है इन्फ्लेमेशन के. अब कैसे पता चलेगा कि ये इन्फ्लेमेशन है? तो देयर आर 5 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन. तो सबसे पहले है रूबोर, जिसको रेडनेस भी बोलते हैं हम. तो आप ये इमेज में देख पा रहे होंगे. तो ये है रेडनेस, रूबोर. ओके. देखो इसका फेस लाल हो गया है. ओके. दूसरा है वार्मथ, हीट और कैलोर. तो जैसे हमें थोड़ा सा कुछ लग गया या कोई भी वुंड बन गई तो वहां पे क्या होता है? एक तो रेडनेस दिखता है, हमें वार्मथ लगता है. वो जो लोकलाइज एरिया है वो हमें वार्म लगता है. उसके बाद वो स्वेलिंग होती है वहां पे, और ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूमर. तो इसमें देख सकते हैं आप ये स्वेलिंग और ट्यूमर. तो ये स्वेलिंग क्यों होती है? स्वेलिंग इसलिए होती है कि वहां जो लोकल एरिया की कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज, तो वो क्या होती है? डायलेट होती है. किस लिए डायलेट होती है? ताकि वहां के जो भी न्यूट्रोफिल्स है या मोनोसाइट्स है वो जो लोकलाइज एरिया पे जाके अटैक कर पाए. अल्सो वहां पे फ्लूइड लीकेज होने की वजह से, मे बी इंट्रावस्कुलर फ्लूइड लीकेज होने की वजह से थोड़ी सी स्वेलिंग दिखती है. उसके बाद देखते हैं पेन, जो कि चौथा कार्डिनल साइन है. तो पेन होता है. क्यों होता है भाई पेन? देयर आर पेन रिसेप्टर एक्टिवेशन की वजह से हमें पेन होता है. तो कौन से है पेन रिसेप्टर? काइनिन है, हिस्टामाइन है, ये है पेन रिसेप्टर्स. ओके. उसके बाद लॉस ऑफ फंक्शन और फंक्शुअलिसा. तो इसमें देखो इसका हाथ बंद गया है. क्यों? अगर उस एरिया में अगर हमें लग जाता है तो वो जो इंजर्ड एरिया है वहां के जो नर्व है वहां पे नर्व इंपल्सेस ट्रांसमिशन अच्छे से नहीं हो पाएगा. तो ये तो हो गए 5 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन. ओके. समझ में आया कौन से देखे हमने? रेडनेस,
also called as rubor. Second, warmth, also called as calor. इसके बाद swelling, tumor, pain, dolor और loss of function, also called as anxiolysa. तो ये हो गए 5 कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं मेडिएटर्स क्या है। मेडिएटर्स मतलब क्या? मेडिएटर्स मतलब जो कि इन्फ्लेमेशन में जो हमारी क्या बोल सकते हैं उसको, सेना है। कौन है सेना? इन्फ्लेमेशन फाइट करने वाले कौन है इन्फ्लेमेशन में? तो फाइट करने वाले ये 3 एजेंट है, हिस्टामाइन, काइनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। तो हिस्टामाइन क्या करता है भाई? तो ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन से मेडिएटर से इन्फ्लेमेशन के। अगर कौन से नहीं पूछेंगे तो पूछेंगे कि हिस्टामाइन क्या करता है इन्फ्लेमेशन में। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। 3 रिसेप्टर्स, 3 मेडिएटर्स देख लिया हमने, हिस्टामाइन, काइनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। तो हिस्टामाइन क्या करता है? वेसोडाइलेशन एंड इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कैसे वेसोडाइलेशन होता है, वेस्कुलर परमिएबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है और ये क्यों होता है। वेसोडाइलेशन एंड वेस्कुलर परमिएबिलिटी क्यों होती है? देखो, हमारी जो लाइनिंग है सेल की, वेसल्स की, तो वो थोड़ी इपिथेलियल लाइनिंग जो होती है, वहां से न्यूट्रोफिल्स या मैक्रोफेजेस क्रॉस नहीं कर पाएंगे। बट हमें न्यूट्रोफिल्स तो चाहिए क्योंकि वहां पे हमें फाइट करनी है इंजुरी साइट पे, इसलिए हमारा वेसोडाइलेशन होता है और वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है। तो अगर एक कॉमन बात की जाए तो इन्फ्लेमेशन एक अच्छी बात है, ठीक है। कभी कभी हमें थोड़ा सा वायरल होने के बाद फीवर आता है, क्यों? बिकॉज दैट इज अवर बॉडीली सेल्फ डिफेंस, तो वो होना अच्छी बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट है काइनिन। काइनिन क्या करता है? इट अट्रैक्ट द न्यूट्रोफिल्स। तो जब भी आपको या किसी को इंजरी होती है तो वहां पे न्यूट्रोफिल्स अटैक करने के लिए हमें काइनिन की जरूरत होती है। उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है भाई? वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज करता है। तो अब देखते हैं कैसे। देखो, हर टाइम आपको याद रखना है, आपके क्यू का जवाब आपको मिलना चाहिए, तब तक आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो आपके क्यू का जवाब जब तक नहीं मिलता तब तक सीखना है, सीखते रहना है और हमें एग्जाम पास करनी है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये कैसे होता है। अभी कुछ लग गया, वहां पे हिस्टामाइन, काइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन सब आ गए, कैसे एक्ट करते हैं। तो अब देखते हैं हम। देखो, ये हमारी नॉर्मल हमारी जो वेसल की वॉल है, ये ऐसे दिखती है, ठीक है। अब जब लग जाएगा या कोई इन्फ्लेमेशन या इंजरी होगी तो क्या होगा? ये जो दोनों सेल है, कैपिलरी इपिथेलियल सेल, इनके बीच की गैप बढ़ जाएगी। अब हम अगर देखेंगे तो ये न्यूट्रोफिल्स की साइज थोड़ी बड़ी है देन दिस गैप, तो इस गैप में से तो वो पास नहीं हो पाएगा। लेकिन अब हम सेकंड इसमें देखेंगे तो क्या है, यहां पे देखो, ये न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स एंड मोनोसाइट क्रॉस कर रहे हैं इंजर्ड एरिया की तरफ। ओके, तो यहां पे 3 स्टेजेस दिए हैं उन्होंने कि सबसे पहले हमारी इंजरी या इन्फ्लेमेशन हुआ है इस लोकल साइट में, तो इस एरिया से कुछ केमिकल्स निकलते हैं। तो वो केमिकल्स क्या करते हैं? विच ट्रिगर्स द हिस्टामाइन, काइनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन टू
increase vascular permeability and vasodilation and act and start the pain reception। तो हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारा ब्रेन ये जो तीनों भी मेडिएटर्स है उनको एक्टिवेट कर देता है। ये जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो वेस्कुलर परमेबिलिटी, ल्यूकोसाइट माइग्रेट टू द साइट एंड टू द साइट ऑफ इंफेक्शन। ओके, तो अब ये एक एक करके हमारे साइट ऑफ इंफेक्शन की तरफ आ रहे हैं। ओके, अब ये आ तो गए यहां पे। कभी हम कैसे पहचानते हैं कि इन्फ्लेमेशन हुआ है भाई, और ये एक्यूट है या क्रोनिक है? तो जब हम सीबीसी करते हैं तो उसमें हम डब्ल्यूबीसी काउंट देखते हैं। तो डब्ल्यूबीसी में मेनली क्या देखते हैं, न्यूट्रोफिल्स। अगर न्यूट्रोफिल्स ज्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका? ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। ओके, अगर इसमें मोनोसाइट्स अगर आ रहे हैं, तो मोनोसाइट्स अगर ज्यादा है तो मोनोसाइट्स कब आते हैं, कब आते हैं मोनोसाइट्स? मोनोसाइट्स तब आते हैं जब हमारे न्यूट्रोफिल्स फाइट नहीं कर पाते। तो जब न्यूट्रोफिल्स थक जाते हैं तो हमारे मोनोसाइट आ जाते हैं। ओके, तो हमें ये एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन भी समझना चाहिए। ठीक है, अब इओसिनोफिल कौन सी रिएक्शन में आते हैं? एलर्जिक रिएक्शन में आपके इओसिनोफिल्स बढ़े हुए मिलेंगे। तो जब भी रिपोर्ट देखोगे पेशेंट का तो इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स ये सब देखना है, और इसका हर एक का रीजन है किस लिए बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये कम कब होते हैं? जब कोई इम्यूनोसप्रेशन जब होता है तो ये सब की वैल्यू कम हो जाती है। और अगर ये कम होंगे, जैसे हमारी भारत की सेना अगर कम है तो हम अगर ज्यादा सेना आती है तो उनसे फाइट नहीं कर पाएंगे, तो हमें हमारी सेना बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो जब इन्फ्लेमेशन या इंजरी होती है तो हमारी सेना ये बढ़ जाती है, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स ये बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हो गया, ये साइट पे आ गए, जो इंज्योर साइट पे है ये न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आ गए हैं। अब क्या होता है, जो भी पैथोजेंस आया है इसके साथ, कुछ भी हो सकता है वो पैथोजन, वो एक तो केमिकल एजेंट भी हो सकता है, या बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है। ओके, तो जो भी यहां पे एंटीजन, हम क्या बोलते हैं उसको, एंटीजेन, हमारी बॉडी को जो अच्छा नहीं लगता है उसको हम बोलते हैं एंटीजेन। तो ये एंटीजन जो यहां पे आया है, इसको ये हमारे जो मैक्रोफेज है वो खा जाते हैं। ओके, तो यहां पे आप देख पा रहे हो, जो भी आया था यहाँ पे बैक्टीरिया, तो वो अंदर चला गया मैक्रोफेजेस के, उसने खा लिया उसको। ओके, तो अब देखते हैं हम फेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन, ये कैसे होता है। तो ये एक 3 स्टेप प्रोसीजर से कैसे इन्फ्लेमेशन होता है। तो सबसे पहली फेज है इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन ये जब से इंजरी होती है तब से लेकर 48 आवर्स तक ये रहती है। ठीक है, सब लोग इसको नोट करते रहिए, ताकि आपको जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इजी हो जाएगा। मैं तो नोट्स दे ही दूंगा, इस वीडियो के साथ मैं आपको पीडीएफ नोट्स भी दे दूंगा। तो ठीक है, तो पहली फेज है इन्फ्लेमेशन। इसमें इन्फ्लेमेशन में क्या क्या है, एक तो है अर्ली फेज और दूसरा है लेट फेज। तो अर्ली फेज में क्या क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स इंज्योर्ड साइट की तरफ चले जाते हैं। देखो, न्यूट्रोफिल्स इंज्योर्ड साइट की तरफ आ गए। अब लेट फेज में मोनोसाइट जाते हैं।
ठीक है, मोनोसाइट और मैक्रोफेज। ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट फेज ऑफ इंफ्लेमेशन, लास्ट फॉर 48 आवर्स। तो अब ये इंफ्लेमेशन फेज में क्या क्या होता है? सबसे पहले होता है ट्रांजिएंट वेजोकंस्ट्रिक्शन। पहले क्या होता है? वेजोकंस्ट्रिक्शन। क्यों होता है भाई वेजोकंस्ट्रिक्शन? इसके पीछे भी एक वजह है क्यों होता है। जैसे अगर कोई हमारे ब्लड वेसल्स को इंजरी हो गई तो वहां से तो ब्लड स्टार्ट हो जाएगा बहने के लिए, ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले ट्रांजिएंट वेजोकंस्ट्रिक्शन होता है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद क्या होता है? वेजोडाइलेशन। क्यों होता है? हमने देखा पहले क्यों होता है। ये हमारे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस के लिए जगह बना देती है कि भाई जाओ उस इंज्योर साइट पे और उनको जो भी एंटीजन है उसको मार दो। ओके, उसके बाद हमारा आता है प्रोलिफरेशन फेज। कौन सा फेज आता है? प्रोलिफरेशन। ये फेज हमारा 3 से लेकर 10 दिन तक पोस्ट इंजरी रहता है, ठीक है। तो यह हो गया प्रोलिफरेशन फेज। इसमें क्या क्या होता है? देखो, हर एक चीज के पीछे कारण है, ठीक है, ऐसे ही कुछ भी नहीं होता है, हर एक चीज के लिए पीछे कारण है। तो अब प्रोलिफरेशन, नाम में ही है प्रोलिफरेशन, मतलब कुछ तो बढ़ने वाला है। तो क्या बढ़ने वाला है? यहां पे इपिथेलियल सेल बढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं री इपिथेलियलाइजेशन। क्या बोलते हैं हम? री इपिथेलियलाइजेशन। तो यहां पे री इपिथेलियलाइजेशन में क्या आता है? केराटिनोसाइट्स जो है हमारी, जो केराटिनोसाइट सेल्स है, वो माइग्रेट करती है टुवर्ड्स द इंजर्ड एरिया। ओके, और जहां पे इंजरी होती है तो हमारे कभी लग जाता है हमें कभी, तो वहां से ब्लड आता है ना। तो वो ब्लड क्यों आता है? क्योंकि हमारी जो माइक्रोवेस्कुलर कैपिलरीज है उनको तो इंजरी हो गई। अब उसको फिर से ठीक करने के लिए हमारा एंजियोजेनेसिस होता है। क्या होता है भाई? एंजियोजेनेसिस, ठीक है। जैसे हम कोई अगर कुछ रख दिया स्प्राउटिंग करने के लिए, तो उसमें से कैसे थोड़े थोड़े स्प्राउट्स निकलते हैं, वैसे हमारी जो छोटी छोटी कैपिलरीज है वो बढ़ती है। क्यों बढ़ती है भाई? क्योंकि उस लोकल एरिया को हमें ब्लड सप्लाई भी करना है, ठीक है। जब ये नहीं हो पाता है तो क्या होता है? इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? गैंग्रीन। क्या कहते हैं भाई? गैंग्रीन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म होती है। जैसे जब केराटिनोसाइट्स आ गए, रीइपिथेलियलाइजेशन के बाद केराटिनोसाइट्स आ गए, उसके बाद एक ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म होती है। एक ग्रेनुलेशन टिश्यू कैसी होती है? अब मकड़ी का जाल देखें ना, तो जब हम ये माइक्रोस्कोपिक देखेंगे तो ये ग्रेनुलेशन टिश्यू ये मकड़ी के जाल जैसी होती है, ठीक है। अब जब ये मकड़ी के जाल जैसी बनती है तो जो वो एरिया है हम वो कवर कर देती है, ठीक है। जो इंजर्ड एरिया है उसको हम वो ग्रेनुलेशन टिश्यू कवर कर देती है। उसके बाद फाइब्रिन और कोलेजन की ग्रेनुलेशन टिश्यू आती है, ठीक है। अब देखो, कोई इंजरी होती है तो क्या बोलते हैं कि कुछ भी हील करने के लिए हमें चाहिए प्रोटीन। क्यों चाहिए भाई प्रोटीन? क्यों चाहिए? क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी की मसल्स को बिल्ड अप करते हैं, ठीक है। जो भी जिम में जाते हैं तो क्या करते हैं? ज्यादा प्रोटीन खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि उनकी मसल मास बढ़ती रहती है। तो जब ये जिम मतलब क्या है? आपका मसल मास बढ़ाना और जो मसल मास और फैट का कंपोजिशन है उसको कम करना, ठीक है। तो फैट को कम करना और मसल मास को बढ़ाना, ठीक है। ये जिम का एक सिंपल रूल है। तो अब हमें इन्फ्लेमेशन हो गया है, वहां की
टिश्यू लॉस हो गई है, तो उस टिश्यू लॉस को भरने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। तो ये प्रोटीन कौन से है? ये ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकेन और प्रोटियोग्लाइकेन, ये दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी इंजर्ड एरिया या जो भी टिश्यू लॉस हुआ है उनको भर देते हैं। कौन से प्रोटीन है? ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकेन और प्रोटियोग्लाइकेन। ये दो प्रोटीन है जो कि हमारी टिश्यू लॉस को भर देते हैं। अब ये हो गया प्रोलिफरेशन फेज। समझ में आ गया क्या क्या हुआ है प्रोलिफरेशन में? एक तो हो गया है रीइपिथेलियलाइजेशन, दूसरा एंजियोजेनेसिस, मतलब नई कैपिलरी फॉर्म हुई है, जो भी टूट गई थी कैपिलरी या जो भी डिस्ट्रक्ट कैपिलरी हुई थी उसको रिकैपिलराइजेशन भी या एंजियोजेनेसिस कह सकते हैं हम। इसके बाद क्या हुआ? ग्रैन्युलेशन टिश्यू। कैसे दिखती है? मकड़ी के जाल के जैसी, ठीक है। ग्रैन्युलेशन टिश्यू फॉर्म हो गई ये तीन फेज इसमें, सॉरी 3 स्टेजेस प्रोलिफरेशन में। अब क्या है? लास्ट फेज है रीमॉडलिंग। देखो, जब आपको उसका वर्ड का मीनिंग समझ में आएगा तब आपको सब कुछ चीजें समझ में आने लगेगी। पोपट पंची नहीं करनी है, हमें सब सीखना है। देखो, हम सीख रहे हैं, हम आपका कोई भी कोच नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? आपको सिखाएंगे। सीखना इंपॉर्टेंट है, ना कि बस रट्टा मारो और एग्जाम पास करो। ये नहीं होगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि एग्जाम में क्या पूछेंगे। तो रट्टा मारो और एग्जाम पास करो, ये नहीं हो पाएगा। तो रीमॉडलिंग, अब जो हमारा ग्रैन्युलेशन टिश्यू फॉर्म हो गई तो वो इतनी मतलब स्ट्रांग नहीं है कि उस एरिया को सह पाए। तो क्या होता है? रीमॉडलिंग होती है। जैसे पहले था वैसे बनाने का बॉडी प्रयास करती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? रीमॉडलिंग। ये 21 डेज के बाद चालू होती है पोस्ट इंजरी। जिस दिन लगा उसके 21 डेज के बाद चालू होती है। तो इसमें क्या होता है? अपोप्टोसिस होता है, देन कोलिजन का फॉर्मेशन होता है। कोलिजन क्या है? क्या है कोलिजन? ये एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स है। तो इसमें क्या होता है? ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं? हमारी जैसी मसल्स या टिश्यू होगी उसके जैसा बनाना चालू कर देते हैं। हमारे ये जो कपड़ा बनता है, कपड़ा किससे बनता है? एक एक फाइबर से कपड़ा बनता है। तो उस हर एक फाइबर को जोड़ने के लिए जैसे जोड़ते हैं वैसे हमारी बॉडी भी उस टिश्यू को एक एक करके जोड़ती रहती है। तो फिर जैसे प्रीवियस था ऐसे बना देंगी, ठीक है। तो ये हो गए 3 फेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन। ओके, अब इसके बाद देखते हैं एक्जुडेट्स। क्या है भाई एक्जुडेट्स? इसका मतलब कोई भी सिक्रीशन, कोई भी बॉडी का सिक्रीशन, उसको बोलते हैं हम एक्जुडेट्स। तो ये 4 प्रकार के एक्जुडेट्स है। कौन से है भाई? सीरस, फाइब्रिनस, पुरुलेंट एंड हेमोरेजिक। ओके, तो ये 4 प्रकार के एक्जुडेट्स हो गए। कौन सा हो गया? सीरस, फिब्रिनस, पुरुलेंट एंड हेमोरेजिक। तो सीरस मतलब, अब देखो हमें प्रैक्टिकली भी सीखना है, ठीक है। एग्जाम में आपको एक इमेज पूछेंगे और बताएं कि ये कौन से टाइप का एक्जुडेट्स है, तो हमने कभी देखा ही नहीं तो हम कैसे बता पाएंगे। और मेरा ये इंटेंशन नहीं है कि आप ओनली रट्टा मार के याद रखो, नहीं, आपको सीखना है। क्या करना है? आपको सीखना है। तो हम देखेंगे सीरस मतलब कैसा? वाटर लाइक, ठीक है, जिसमें सीरम जैसे होता है। कैसा होता है? थोड़ा क्रिस्टल कलरलेस होता है ना, तो सीरस होता है, वाटर लाइक होता है सीरस सिक्रीशन या एक्जुडेट्स। उसके बाद फाइब्रिनस, इसमें क्या होंगे? थोड़े आरबीसी होंगे, इसलिए थोड़ा ये रेडिश और थिक होता है, ठीक है।
रेडिश और थिक। अब कोई आपके पास पेशेंट आएगा तो आपको उसको असेस करना है और देखना है अगर उसको इंजरी है तो कौन से टाइप का उसको सिक्रीशन आ रहा है, ठीक है, इंजोर्ड साइड से कौन सा सिक्रीशन आ रहा है, तो ये आप बता पाएंगे, ठीक है। और उसको नोट करना है, हमारे पास हर टाइम उसकी नोट भी होनी चाहिए कि इस टाइप का सिक्रीशन आ रहा था, ठीक है। उसके बाद पुरुलेंट, ये पुरुलेंट सिक्रीशन क्यों आता है, इसमें या तो डेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं, तो इसलिए उसमें से पुरुलेंट सिक्रीशन आता है, ठीक है। इसके बाद है हीमोरेजिक, हीमोरेजिक सिक्रीशन। हीमोरेजिक में मोस्टली क्या होता है, ये एक्यूट इंजरी में हो सकता है और इसमें मोस्टली ब्लड वेसल्स ही होती है, ये सॉरी ब्लड का जो कंपोनेंट है वही होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वुंड हीलिंग, अब देखते हैं वुंड हीलिंग। ओके, तो क्या है भाई वुंड हीलिंग, ये एक कॉम्प्लेक्स डायनामिक प्रोसेस है। जैसे एक इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस हो गई, ऐसे वुंड हीलिंग भी एक प्रोसेस है। वुंड हीलिंग एक प्रोसेस है, इसमें क्या क्या होता है ये सब हम अब देखेंगे। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो सकती है, एक कॉम्प्लेक्स डायनामिक प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग डिवाइटलाइज एंड मिसिंग सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड टिश्यू लेयर्स। तो हमने इन्फ्लेमेशन में देखा ना कि कुछ भी इंजरी होने के बाद हमारी जो टिश्यू को लॉस हो जाता है उसको रिप्लेस करना, इसका मतलब होता है वुंड हीलिंग। क्या बोला हमने, कोई भी मिसिंग सेलुलर स्ट्रक्चर या टिश्यू लेयर का रिप्लेस करना का मतलब होता है वुंड हीलिंग। ओके, तो अब कितने टाइप के वुंड है भाई, वुंड तो बहुत टाइप के हैं, लेकिन हम मेनली देखेंगे दो टाइप के वुंड। एक तो है एक्यूट वुंड और दूसरी है क्रोनिक वुंड, ठीक है। दो टाइप के वुंड हो गए। अब क्रोनिक वुंड में क्या है कि ज्यादा सिक्रीशंस होंगे और जो कि कभी कभी इसमें क्रोनिक वुंड में जो एजेस मीट नहीं कर पाती है, तो इसके लिए भी उसके कॉम्प्लिकेशंस वगैरह है, वो हम नेक्स्ट में देखते हैं। ओके, तो प्रोसेस ऑफ वुंड हीलिंग ऐसी प्रोसेस है, जैसे हमने इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस देखी है वैसे वुंड हीलिंग की भी एक प्रोसेस है एक। तो हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन, इसमें क्या होता है हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन में, जैसे कोई सर्जरी हो गई तो उसमें हम क्या करते हैं, एक कट लगाते हैं, ठीक है। सर्जरी क्या है, एक स्टेराइल प्रोसीजर है जिसमें कोई भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया का इन्वेजन नहीं होता है, नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारी बॉडी, देखो बॉडी को तो पता नहीं है कि उसकी सर्जरी करने हैं, ठीक है, तो बॉडी को तो नहीं पता है, लेकिन हमें तो काटना है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, जब काटेंगे तो इन्फ्लेमेशन तो करेगी ही भाई, ठीक है। तो ये है प्राइमरी इंटेंशन की हीलिंग की बात। तो इस जिसमें नो और लिटल स्कार रहेगा, ठीक है, मतलब नो और लिटल मतलब दिखता भी नहीं है, इतना छोटा स्कार रहेगा। जैसे कभी सुचर लगे होते हैं तो जब 14 दिन के बाद वो सुचर निकालते हैं तो दिखता है थोड़ा हमें, तो इतना सही रहता है, ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। अब हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन, हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन, इसमें क्या होता है, ग्रैन्युलेशन एंड इपिथेलियलाइजेशन, ठीक है। ये ग्रैन्युलेशन टिश्यू फॉर्म होगी और इपिथेलियलाइजेशन होगा, जो कि हमारे जो हमने क्या बोला था डेफिनेशन में, क्या बोला था, जो मिसिंग सेलुलर स्ट्रक्चर है हमको उसको रिफिल करना है, ठीक है। तो क्या हो रहा है फिर, ग्रैन्युलेशन। अब क्या होता है, ये प्राइमरी इंटेंशन वाली वुंड क्या होती है, जिसमें गैप नहीं रहता है, कभी नहीं रहता है। अब अगर कुछ आपको लग गया और वहां की टिश्यू मिस हो गई
तो उस टिश्यू को भरने के लिए हमारे पास आता है ग्रैन्युलेशन टिश्यू और इपिथेलियलाइजेशन। ठीक है, इपिथेलियल सेल वहां पे कलेक्ट हो जाती है और उसको भर देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा? लैसरेटेड वुंड या प्रेशर अल्सर। प्रेशर अल्सर में क्या होता है, जो हमारी ऊपर की जो लेयर होती है डर्मिस, वो थोड़ी सी लॉस हो जाती है, तो उसको भरने के लिए हमारे पास ग्रैन्युलेशन और इपिथेलियल टिश्यू वहां पे अटैक मतलब आ जाते हैं। ठीक, और उसके बाद ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई। तो ये तो हो गया सेकेंडरी इंटेंशन। अब हीलिंग बाय टर्शियरी इंटेंशन। ठीक है, नोट करते रहिए ये तीनों भी स्टेजेस, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें से कोई भी देखो क्वेश्चन कहां से और कैसे आएगा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन हम इतना जरूर बता सकते हैं कि उस क्वेश्चन को जब हम समझेंगे तो उसको सॉल्व जरूर कर पाएंगे। तो ध्यान रखना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें आपको जैसे आप 10,000 एमसीक्यू करोगे तो 10,000 में से ज्यादा नहीं लेकिन 10 एमसीक्यू आपको आ सकते हैं, लेकिन आपने सीखा कितना, उस 10,000 एमसीक्यू में से आपने सीखा कितना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा इंटेंशन क्या है कि सीखना है। ठीक है, ना कि रट्टा मारना है। ठीक है, सीखना है। ठीक है, हीलिंग बाय टर्शियरी इंटेंशन देखते हैं। इसमें डिलेड वुंड क्लोजर हो सकता है। क्यों भाई, क्यों डिलेड वुंड क्लोजर? क्योंकि हमारे पास टिश्यू नहीं है, वो टिश्यू फॉर्म होंगे, इपिथेलियलाइजेशन होगा, और इसमें क्या है कि हमारे मिसिंग टिश्यू होने की वजह से हमारा डिलेड वुंड क्लोजर हो सकता है। अभी इसमें इडिमा रहता है, इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन होगा तो क्या है, अब देखो इन्फेक्शन होगा तो वुंड हीलिंग को कैसे रोकेगा। अब एक बैक्टीरिया है, तो वो बैक्टीरिया को खाने के लिए कुछ चाहिए, तो वो क्या खाता है, एपिथेलियल सेल खाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारी वुंड को हील होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर वुंड में से एक्जुडेट्स आ रहे हैं तो वो क्या होगा, हमेशा मॉइस्ट रहेगा, तो मॉइस्चर की वजह से वुंड हीलिंग जल्दी नहीं हो पाएगी। एंड एक्सेसिव स्कार फॉर्मेशन होता है इसमें से। ठीक है, ये जो वुंड है, अब ये केराटिनोसाइट्स हमने देखे थे इन्फ्लेमेशन में, याद है केराटिनोसाइट्स देखे थे। तो केराटिनोसाइट्स क्या है, ये थोड़ी सी डेड हो जाती है जल्दी से, तो उसका जब केराटिनोसाइट्स डेड हो जाती है तब हम उसको बोलते हैं स्कार फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। जैसे इन्फ्लेमेशन में देखा फेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन, ऐसे हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। ठीक है, तो इसके 4 फेजेस हैं, नोट कर लीजिए 4 फेजेस हैं। कौन से 4 फेजेस हैं? हीमोस्टेसिस, फर्स्ट फेज हीमोस्टेसिस, सेकंड इन्फ्लेमेटरी फेज, ओके, इन्फ्लेमेटरी, थर्ड वन प्रोलिफरेटिव, कौन सा है भाई, प्रोलिफरेटिव, और उसके बाद है रीमॉडलिंग। ये रीमॉडलिंग उसमें से भी आ गया है इन्फ्लेमेशन से। ठीक है, तो आप देखते हैं फर्स्ट हीमोस्टेसिस। अब हीमोस्टेसिस, जब आपको कुछ लग गया तो हमने क्या देखा था इन्फ्लेमेशन में, सबसे पहले क्या होता है, ट्रांजिएंट वेसोकंस्ट्रिक्शन और उसके बाद वेसोडाइलेशन। तो जैसे ही लग जाता है कुछ या इंजरी होती है तो पहले ब्लड कैपिलरीज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट होती है, और उसके बाद रिलैक्स या उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो सबसे पहला हो गया हीमोस्टेसिस, जिसमें एक ऐसा ब्लड क्लॉट दिखेगा, आपको देख रहे हैं, ये जो हमारी ब्लड कैपिलरी है, इसको इंजरी होने की वजह से यहां से ब्लड आ गया। ठीक है, अब ये ब्लड का क्लॉट बन गया, क्यों भाई, तो एक्स्ट्रा ब्लड लॉस ना हो बॉडी में से। सेकंड फेज स्टेज कौन सी है, इन्फ्लेमेटरी फेज। तो हमने देखा है इन्फ्लेमेशन में क्या क्या होता है भाई, तो जैसे ही इंजरी हो जाती है, वेसोकंस्ट्रिक्शन हो गया, फिर वेसोडाइलेशन हो गया,
वहां से न्यूट्रोफिल्स आए, मोनोसाइट्स आए और उन्होंने वो जो बैक्टीरिया था वहां पे उसको खा लिया और उसके बाद हमारा इपिथेलियलाइजेशन और ग्रेन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ऐसे ये फेजेस है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रोलिफरेटिव। इंफ्लेमेटरी फेज समझ में आ गया। अब देखते हैं प्रोलिफरेटिव। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या है भाई? प्रोलिफरेशन, जो भी टिश्यू लॉस हुआ है उसको हम प्रोलिफरेट मतलब और भर देंगे उसको। ठीक है, उसको बोलते हैं हम प्रोलिफरेशन। इसमें क्या होता है भाई? फाइब्रोब्लास्ट है उसका प्रोलिफरेट होते हैं इंजर्ड साइट में और कवर कर देते हैं। जो देखते हैं कवर कर देंगे वुंड को या लॉस एरिया को कवर कर देंगे। देख रहे हैं नीचे ये फाइब्रोब्लास्ट सेल से। ठीक है, इसके बाद रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग मतलब जैसे प्लास्टिक सर्जरी करती है हमारी बॉडी खुद से। ठीक है, क्या करती है? उसको अच्छा बनाने के लिए जो भी एरिया लॉस हुआ है उसको अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए खुद ही प्लास्टिक सर्जरी करना चालू कर देती हैं। तो ये हमारी फ्रेशली हील्ड एपिडर्मिस हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इतना सारा टिश्यू लॉस था, देख पा रहे हैं ये गैप कितना बड़ा है। अब क्या हो गया? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा डार्क दिख रहा है एरिया। डार्क क्यों दिखता है भाई? क्योंकि डर्मिस की जो लेयर है वो ब्लैक पड़ जाती है और वो डेड सेल होती है, इसकी वजह से डार्क पड़ जाता है। अब ये फ्रेशली हील्ड डर्मिस देखो, पूरा गैप सही हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये है हमारी, देखो कितना इंटरेस्टिंग स्टेजेस है कि आपको लग जाता है, फिर हमारी बॉडी खुद ही न्यूट्रोफिल्स हमारी सेना भेज देती है कि भाई जाओ, जो भी वहां पे बैक्टीरिया होगा उसको मार दो। ठीक है, और खुद ही रिपेयर भी करती है। ओके, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ना। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वुंड डिब्राइडमेंट। जब कोई वुंड अपने आप से हील नहीं हो पाती है तो हम क्या करते हैं? वुंड डिब्राइडमेंट करते हैं। डिब्राइडमेंट मतलब क्या? जो भी डेड टिश्यू होंगी या जो भी अनवांटेड टिश्यू होगी वो हम निकाल देंगे, उसको बोलते हैं हम डिब्राइडमेंट। डिब्राइडमेंट। ठीक है, अब इसमें 5 टाइप के डिब्राइडमेंट हो सकते हैं। एक तो मैकेनिकल डिब्राइडमेंट, जिसमें हम कोई एक इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम एक इंस्ट्रूमेंट लेके हम उसको मैकेनिकली रिमूव करेंगे। केमिकल और एंजाइमेटिक डिब्राइडमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या? प्रोटियोलाइटिक, हम एक सब्सटेंस प्रोटियोलाइटिक। ठीक है, अब देखो प्रोटियोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक सब्सटेंस। ये प्रोटियोलाइटिक सब्सटेंस नाम में ही दिख रहा है आपको, प्रोटियोलाइटिक। जो बैक्टीरियल प्रोटीन है उसको जो बैक्टीरियल प्रोटीन है उसको हमको तोड़ना है। देखो मोस्टली जो एंटी माइक्रोबियल या जो भी एंटीबायोटिक्स है, मोस्टली उनके एक्शन क्या है? प्रोटियोलाइसिस। बैक्टीरियल प्रोटीन का जो बैक्टीरियल प्रोटीन है उनका लाइसिस करना। देखो समझना इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रोटियोलाइसिस करना मतलब जो बैक्टीरिया अगर उसका प्रोटियोलाइसिस हो गया तो मर जाएगा, क्योंकि उसको जीने के लिए कुछ भी नहीं है तो मर जाएगा। तो हमारा केमिकल और एंजाइमेटिक सॉल्यूशन में क्या होता है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद शार्प डिब्राइडमेंट। कोई सीजर से, अगर जैसे कोई एक वुंड है ना, तो उस वुंड के हम कभी कभी एजेस काटने के लिए, कभी कभी डॉक्टर्स क्या करते हैं? एजेस काटते हैं। क्यों काटते हैं भाई? क्योंकि वहां पे अगर वुंड है, ओपन वुंड है, तो बैक्टीरिया ऑब्वियसली ग्रो करेगा। तो जो बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो वहां पे हमें दिखता है कि भाई ये जो एज है, वुंड की जो एज है वो अच्छी नहीं है।
तो उसको क्या करते हैं, शार्प डिब्राइडमेंट, वो एज इसको कट कर देते हैं और स्कूपिंग करते हैं उसको। एक स्कूप होता है ना, एक इंस्ट्रूमेंट में आपने देखा होगा स्कूप होता है, उस स्कूप से हम उस वुंड को स्कूपिंग भी करते हैं, ठीक है। ऑटोलाइटिक डिब्राइडमेंट, और उसके बाद है बायोलॉजिकल डिब्राइडमेंट। इसमें मैगोट होते हैं, ये जो मैगोट्स कभी कभी क्या करते हैं, ये जो मैगोट्स है वुंड में डाल देते हैं। अब ये क्या करेंगे, वो जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे वहां पे डेड टिश्यू होंगे उसको खा लेंगे अभी, लेकिन ये प्रैक्टिकली करते हैं नहीं, अभी तक तो मैंने भी नहीं देखा है, ठीक है। तो ये हो गए 5 टाइप के डिब्राइडमेंट, ठीक है। ध्यान रखना है कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है, तो समझना इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं गैंग्रीन। क्या है गैंग्रीन? मैंने बोला था कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी, इसको हम गैंग्रीन कह सकते हैं, ठीक है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी को हम गैंग्रीन कह सकते हैं। तो इसमें 2 टाइप के गैंग्रीन है, एक तो हो गया ड्राई गैंग्रीन, एक हो गया वेट गैंग्रीन। देखो मोस्टली मैंने पीपीटी में डाले हैं पिक्चर्स, क्यों? ऑडियो और विजुअल एड्स का दोनों का भी हम काम में लेंगे, ठीक है। जितना अब आपको बोला कि पैरोट कौन से कलर का है, ग्रीन कलर का है, आपको मैं कितनी भी बार बताऊं, लेकिन जब आपको ग्रीन कलर क्या होता है ये पता ही नहीं, तो आपको कैसे याद रहेगा कि पैरोट ग्रीन कलर का है, ये तो आप बोल दोगे लेकिन समझोगे नहीं, ठीक है। तो समझना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया गैंग्रीन। तो गैंग्रीन के 2 टाइप्स है, ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन। तो ड्राई गैंग्रीन में मोस्टली डिस्टल पार्ट को होता है, बॉडी के डिस्टल पार्ट को होता है ड्राई गैंग्रीन। इसके बाद मोस्टली लिम्ब को होता है, देखो इसके पैर में गैंग्रीन हो गया, इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो गई, ठीक है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल इसका मतलब अब सेल हम उन जो डेड सेल है उसको रिपेयर नहीं कर पाएंगे। इसमें आर्टेरियल ऑक्लूजन होता है। वेट गैंग्रीन में क्या होता है, वेनस ब्लॉकेज, ठीक है। ध्यान रखना डिफरेंस है, ठीक है। रेनॉल्ड्स डिसीज और बर्गर डिसीज में आप पाएंगे कि ये दोनों डिसीज के बारे में हम डिटेल में सीखेंगे ही, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है रेनॉल्ड्स डिसीज और बर्गर डिसीज। इसके बाद इसमें क्या होता है, अब देखो अगर पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे तो आप ही खुद डिस्क्रिप्शन दे दोगे क्या क्या है इसमें। ड्राई, श्रिंक एंड ब्लैक स्किन है, ड्राई दिख रहा है, फोल्ड दिख रहे हैं हमारे, ड्राई, ब्लैक और श्रिंकन हो गया है। और इसमें बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्यों भाई? बैक्टीरिया को खाने, वो खुद बॉडी खुद को खा रही है, तो बैक्टीरिया को खाने को क्या देंगे, ठीक है। तो इस ड्राई गैंग्रीन में बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब इसके ठीक उल्टा वेट गैंग्रीन, इसमें क्या होता है भाई, मोस्टली अफेक्ट मॉइस्ट टिश्यू। देखो इसका पूरा इंटेस्टाइन गैंग्रीनस हो गया, दिख रहा है, पूरा ब्लैक दिख रहा है। तो ये मॉइस्ट इसमें होता था, ये डिस्टल पार्ट में होता है, ये मोर कॉमन इन बाउल, ये बाउल में मोर कॉमन होता है। इसमें हमने ड्राई गैंग्रीन में देखा था आर्टेरियल ऑक्लूजन, वेट गैंग्रीन में है विनस ब्लॉकेज, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है डायबिटिक फुट, बेड सोर और गैस गैंग्रीन, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद वेट गैंग्रीन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई? ये वेट गैंग्रीन मॉइस्ट होता है, जो कि ड्राई गैंग्रीन ड्राई होता है। ये सॉफ्ट होता है, ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू में है तो सॉफ्ट होता है, सोलन होता है, इसमें से स्मेल भी आती है। जो देखो रोटन मतलब सड़े हुए अंडे की जैसे स्मेल आती है इसमें से, ठीक है। एंड डार्क होता है, ठीक है, दिख रहा है पूरा काला हो गया है, ठीक है। एंड इट फेवर्स द बैक्टीरियल ग्रोथ, क्योंकि यहां पे बैक्टीरिया को खाने के बहुत सारी चीजें। तो ये हो गया गैंग्रीन, समझ में आ गया भाई?
ओके, तो अब देखते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो अब देखते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रेशर अल्सर एंड प्रिवेंशन ऑफ प्रेशर अल्सर। तो अगर आपके पास कोई पेशेंट है जिसको रिस्क है प्रेशर अल्सर की, कोई बता सकता है कौन सा हम ये करते यूज करते हैं स्केल प्रेशर अल्सर के? यहाँ पे तो दे रखा है, ठीक है। तो हम यूज करते हैं नॉर्टन और ब्रैटन स्केल एंड वाटरलो स्केल फॉर प्रिवेंशन और असेसमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर, ठीक है। तो जो अब आपके पास एक पेशेंट है जो कि हाई रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर का है, ठीक है, तो इसमें इसकी पेशेंट अगर बेड रिडन है तो चेंज पोजीशन एवरी 2 आवर्ली। ओके, तो पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी है एवरी 2 आवर्ली। नॉर्टन और ब्रैटन स्केल, ये स्केल है प्रेशर अल्सर असेसमेंट करने के लिए। इसमें टोटल 6 पॉइंट्स है जिसका टोटल स्कोर 23 है। 6 पॉइंट्स कौन कौन से है? इसमें मॉइस्ट, फ्रिक्शन, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, ऐसे सब 6 पैरामीटर्स हैं जिसका टोटल स्कोर 23 है। अगर आपका स्कोर माइल्ड होता है, ये पूछते हैं, ठीक है, एमसीक्यू आ सकता है कि ब्रैटन का स्कोर टोटल कितना है, मैक्सिमम कितना है, माइल्ड कितना है, मॉडरेट कितना है, पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। इसमें माइल्ड अगर होगा तो आपका स्कोर 15 से 18 है, मॉडरेट में 13 से 14, हाई में 10 से 12 और सीवियर रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर अगर होगी तो आपका स्कोर 6 से 9 आएगा, ठीक है। इसके बाद वाटरलो स्केल, जिसका अगर स्कोर आपका 10 प्लस है तो पेशेंट एट रिस्क है, 15 प्लस है तो हाई रिस्क है और 20 प्लस है तो पेशेंट की वेरी हाई रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर की है। देन डोंट लेट स्किन वेट, स्किन को वेट नहीं होने देना है, ठीक है। देन प्रोवाइड बाथ रेगुलरली। देन अवॉइड सोप। सोप क्या करते हैं? हमारी स्किन को इरिटेट करते हैं, ड्राई बना देते हैं, तो अवॉइड सोप। अभी कोई कुछ सोप आते हैं जो कि ऐसा नहीं कर पाते, नॉन केमिकल, तो वो हम यूज कर सकते हैं। अप्लाई क्रीम ऑन ड्राई एंड स्कैली स्किन, ठीक है, क्रीम अप्लाई करने की वजह से हमारा थोड़ा जो वुंड हीलिंग में या प्रेशर अल्सर प्रिवेंशन में हेल्प हो जाएगा। प्रिवेंट स्किन कांटेक्ट विद फीसेस एंड यूरिन। फीसेस एंड यूरिन के कांटेक्ट में स्किन आएगी तो ऑब्वियसली प्रेशर अल्सर होगा। यूज प्रेशर अल्सर रिड्यूसिंग डिवाइसेस। आपने देखा होगा एक वाटर का बेड आता है, एयर बेड भी आते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारी जो एयर होती है तो उसका ऐसे सिस्टेमिक रिदमिकली एयर ऐसे ऐसे पास होती रहती है, तो वो प्रिवेंट करती है प्रेशर अल्सर में। अवॉइड फ्रिक्शन एंड कट्स, अवॉइड फ्रिक्शन एंड कट्स। इसके बाद कवर वुंड व्हेन एप्लीकेबल, ठीक है, अगर लैसरेशन है तो उसको कवर करने से फायदा नहीं होगा। लैसरेशन मतलब जो अपर एपिडर्मिस वगैरह होगी, अगर उसका लॉस है आपके तो उसको कवर करने के बाद फायदा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कवर वुंड व्हेन एप्लीकेबल, लेकिन कुछ वुंड को कवर करना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इन्फ्लेमेशन एंड वुंड हीलिंग, शॉर्ट बट स्वीट। तो इसमें से आपने कितना सीखा, कितना समझ में आया, ये हमें जरूर बताइए, ठीक है। और आपको कुछ भी डाउट है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर आपको जवाब बताऊंगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है, और जुड़े रहिए हमारे साथ नर्सिंग गुरु यूट्यूब चैनल के लिए। थैंक यू।